चलो आगे बढ़ते हैं और अब कक्षा 12 अर्थशास्त्र पुस्तक व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र विषय का पाठ 2 मुद्रा सुनेंगे। RSCERT उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है विजय लक्ष्मी शर्मा जी द्वारा और समीक्षा मलका बख्श जी द्वारा की गई है। आओ पाठ सुनते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सभी अपने जीवन की दिनचर्या पर गौर करके देखें तो यह पाएंगे कि हमें अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए नित्यदिन कुछ न कुछ वस्तु बाजार से लानी पड़ती है, अर्थात क्रय करना पड़ता है। बाजार में खरीदारी के समय हम वस्तु के बदले दुकानदार को मुद्रा के रूप में उसके मूल्य का भुगतान करते हैं। इस घटना को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि हम अपनी आवश्यक वस्तु के बदले में दुकानदार को वह प्रदान करते हैं जो उसके लिए आवश्यक हो या जिससे वह अपनी आवश्यक वस्तु प्राप्त कर सके। यही घटनाक्रम या क्रिया विनिमय कहलाती है। विनिमय भी 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु से वस्तु का विनिमय तथा मुद्रा से वस्तु का विनिमय। प्रारंभ में जब मुद्रा नहीं थी तब हमारे पूर्वज वस्तु विनिमय विधि द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। वस्तु विनिमय का अर्थ एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना होता है। जैसे समाज में किसान व व्यापारी दोनों विद्यमान हैं। किसान गेहूं उत्पादित करता है तथा व्यापारी जूतों का व्यापार करता है। किसान को जूते की आवश्यकता है तथा व्यापारी को गेहूं की आवश्यकता है। इन दोनों का परस्पर अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण है। परंतु हमें यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि गेहूं जूतों की तुलना में अधिक आवश्यक है तथा उसकी खपत भी अधिक है। इसलिए व्यापारी तो फिर भी गेहूं खरीदने के लिए इच्छुक रहता है, लेकिन किसान जूते खरीदने हेतु हमेशा इच्छुक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे में इन दोनों के मध्य विनिमय संभव नहीं हो पाता तथा व्यापारी को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए एक नया संयोग ढूंढना पड़ता है। ऐसी कठिनाई दोहरे संयोग की कठिनाई कहलाती है। इसके अलावा भी वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयां हैं, जैसे वस्तु के मूल्य मापने में कठिनाई, भावी बचत करने में कठिनाई, उधार के लेखे में कठिनाई, अविभाज्य वस्तु के विनिमय में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन अथवा विनिमय लेनदार तथा देनदार दोनों की आपसी समझ एवं उपयोगिता के आधार पर होता है। इसके चलते मोल भाव करना मुश्किल होता है। इसी प्रकार इस प्रणाली में ऐसी वस्तुओं का भी लेन देन होता है जो अधिक टिकाऊ नहीं होती, जैसे दूध, दही, सब्जी इत्यादि। इसीलिए इस प्रकार की वस्तुओं का संचय संभव नहीं हो पाता। वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन उस समय भी असंभव सा हो जाता है जब किसी एक वस्तु के बदले में वह वस्तु देनी पड़े जिसका मूल्य प्राप्त करने वाली वस्तु के मूल्य से कई गुना ज्यादा हो तथा देने वाली वस्तु का विभाजन भी असंभव हो। उदाहरण के लिए एक गाय का मूल्य 4 बोरी गेहूं के बराबर हो, लेकिन जरूरत मात्र 1 बोरी गेहूं की ही हो तो विनिमय में कठिनाई होती है, क्योंकि गाय का विभाजन संभव नहीं है। आज हम उधार लेकर या देकर भी विनिमय कर सकते हैं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में सौदा तात्कालिक ही संभव होता है, क्योंकि जो वस्तु उधार हेतु रखी गई है उस वस्तु का मूल्य भविष्य में वर्तमान में देने वाली वस्तु के बराबर होगा या नहीं, या क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन कार्य होता है। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए इस प्रकार की वस्तु का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें सर्वग्राहिता का गुण उपस्थित हो, उसे ही मुद्रा कहते हैं। सर्वप्रथम मुद्रा के रूप में धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसे के सिक्के प्रचलन में आए। बाद में इनका रूप मिश्र धातु व कागजी मुद्रा में बदल गया और आज कागजी मुद्रा के साथ साथ प्लास्टिक मुद्रा जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है। बच्चों,
मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, जो लैटिन देवी जूनो का दूसरा नाम था। इन्हें स्वर्ग का आनंद देने वाली देवी माना जाता था। आज हम भी मुद्रा के माध्यम से आवश्यक व विलासिता की वस्तुएं खरीदकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मुद्रा की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने मत अनुसार अलग अलग दी है। हार्टल विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह सामग्री है जिसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं। अर्थशास्त्री नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है, तथा मार्शल के अनुसार मुद्रा में वह सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने तथा व्यय के भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। वहीं सेलिगमैन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, तथा किनले के अनुसार मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिससे सामान्यतः विनिमय के माध्यम या मूल्य के मान के रूप में स्वीकार एवं प्रयोग किया जाता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, जो सर्वग्राही होती है तथा जो कानूनी तौर पर स्वीकार की जाए। हमने ये देखा कि मुद्रा हमारे जीवन में अहम है, इसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। अतः मुद्रा के कार्यों को समझना आवश्यक है। मुद्रा के कार्य 4 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य तथा अन्य कार्य। आज हम सबसे पहले समझते हैं मुद्रा के प्राथमिक कार्य के बारे में, जिसके लिए मुद्रा का उद्भव हुआ है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं: विनिमय के माध्यम के रूप में तथा मूल्य के मापक के रूप में। मुद्रा में सर्वग्राहिता का गुण पाया जाता है, अर्थात इसे हर वस्तु के एवज में स्वीकार जाता है। इसीलिए समस्त प्रकार के लेन देन में मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, तथा मुद्रा किसी भी वस्तु की मूल्य का निर्धारण का कार्य भी करती है। जैसे 40 लीटर दूध रुपए, 38 किलो रुपए शक्कर आदि। आर्थिक सुगमता के लिए मुद्रा द्वारा किए जाने वाले सहायक या गौण कार्य कहलाते हैं। यह भी 3 प्रकार के होते हैं: भावी भुगतानों का आधार, मुद्रा मूल्य संचय का साधन तथा क्रय शक्ति के हस्तांतरण। हमें वर्तमान में यदि कोई ऐसा कार्य करना है जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त मुद्रा नहीं है, तो भी हम ऋण लेकर भी उस कार्य को कर सकते हैं, जिसका भविष्य में भुगतान करने के लिए मुद्रा आधार प्रदान करती है। शेयर, डिबेंचर व अन्य प्रतिभूतियों को खरीदने व बेचने में भी मुद्रा सहायक होती है। मुद्रा के इसी गुण के कारण मुद्रा एवं पूंजी बाजार का विकास संभव हो पाया है। यदि अर्थव्यवस्था में ऐसी वस्तु उत्पादित की जा रही है जो टिकाऊ नहीं है, जिसके चलते उन वस्तुओं का संचयन संभव नहीं है, तो हम उन वस्तुओं को बेचकर मुद्रा का संचय कर सकते हैं, जैसे दूध, दही व सब्जी। मुद्रा क्रय शक्ति हस्तांतरण का साधन भी है। जैसे किसी व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं और वह यह 100 रुपए किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है। इस स्थिति में पहले व्यक्ति की क्रय शक्ति जो कि 100 रुपए थी, अब दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाती है। मुद्रा के द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी संपादित किए जा सकते हैं जो मुद्रा को और भी उपयोगी व सुविधाजनक माध्यम के रूप में सिद्ध करते हैं। यह आकस्मिक कार्य कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार तथा संपत्ति की तरलता। एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, वितरण आदि मुद्रा के माध्यम से ही संभव है, तथा राष्ट्रीय आय का अनुमान भी मुद्रा के मूल्य से ही लगाया जाता है। व्यापारिक बैंक द्वारा हम पढ़ाई हेतु, जमीन खरीदने हेतु लोन लेते हैं तथा अपनी बचत को भी बैंक में जमा कराते हैं। यह सभी कार्य भी मुद्रा के माध्यम से ही संभव हैं।
इस प्रकार मुद्रा साख का आधार है। मुद्रा ही हमारे पूंजी व धन को तरल रूप प्रदान करने वाला उत्तम साधन है, जैसे प्लॉट बेचकर मुद्रा प्राप्त करना तथा इस मुद्रा का किसी भी कार्य में तत्काल प्रयोग किया जा सकता है। इसे मुद्रा का तरल रूप कहते हैं। इनके अलावा मुद्रा कुछ और भी कार्य करती है जिन्हें अन्य कार्य के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार हैं। मुद्रा इच्छा की वाहक है। मुद्रा शोधन क्षमता की सूचक है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो हमें इच्छा अनुसार आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, इसीलिए एक उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन अधिक करता है जिसके लिए उपभोक्ता अधिक कीमत देने के लिए तत्पर रहता है। समाज में किसी व्यक्ति के पास जितनी मुद्रा है, उसके पास भुगतान करने की क्षमता भी उतनी ही होती है, जो उसके शोधन क्षमता की सूचक होती है। भारत में 1957 से ही न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अस्तित्व में है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली वह है जिसके तहत कुछ न्यूनतम राशि भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से आरक्षित रहती है, तभी वह करेंसी निर्गमन का कार्य कर सकता है। भारत में रिजर्व बैंक द्वारा नोट जारी करने के लिए स्वयं के पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व के रूप में रखे जाते हैं, जिसमें भी 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। भारत में कुछ स्थानों पर जैसे नासिक, होशंगाबाद, देवास व हैदराबाद पर नोटों व प्रतिभूतियों की छपाई का कार्य होता है। बच्चों, भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्कों का निर्गमन का कार्य सरकार के हाथों होता है तथा 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य सभी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। मुद्रा के वैधानिक रूप को करेंसी कहते हैं। इसका अपना कोई इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे रुपए को खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, लेकिन इससे खाद्य सामग्री व कपड़े खरीद सकते हैं। बाजार में मुद्रा पूर्ति का कार्य रिजर्व बैंक का है, जिसे समझने के लिए हमें पूर्ति व स्टॉक, इन 2 शब्दों को समझना जरूरी है। उत्पादन का संपूर्ण भाग स्टॉक कहलाता है तथा स्टॉक का वह भाग जिसे उत्पादक बेचने के लिए तत्पर हो, वह पूर्ति कहलाता है। इसी प्रकार आम लोगों, सरकार तथा रिजर्व बैंक के पास कुल धनराशि का योग मुद्रा का कुल स्टॉक कहलाता है। मुद्रा की पूर्ति स्टॉक का वह भाग होता है जो किसी समय बिंदु पर आम लोगों के पास उपलब्ध रहता है या प्रचलन में होता है तथा एक हाथ से दूसरे हाथों में घूमता रहता है। मुद्रा पूर्ति के 4 घटक होते हैं, जो रिजर्व बैंक द्वारा 1977 में गठित कमेटी द्वारा तय किए गए, जिसकी अनुशंसा द्वितीय कार्यकारी समूह द्वारा की गई थी। यह 4 घटक M1, M2, M3, M4 के नाम से जाने जाते हैं। जनता के पास नगद, बैंक के पास मांग जमाएं तथा रिजर्व बैंक को IBRD, IMF तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा की गई राशियों का योग M1 कहलाता है। इसी प्रकार M1 व डाकघर में बचत जमा राशियों का योग M2 कहलाता है तथा M1 व बैंक में सावधि जमा राशियों का योग M3 कहलाता है तथा M3 व डाकघरों में सावधि एवं आवर्ती जमा राशियों का योग M4 कहलाता है। M1 को संकीर्ण मुद्रा माना जाता है, जिसकी तरलता सबसे ज़्यादा होती है। वहीं M4 को व्यापक मुद्रा माना जाता है, जिसकी तरलता सबसे कम होती है। भारत में मुद्रा पूर्ति के 3 अवयव हैं: सिक्के, कागजी मुद्रा तथा मांग जमाएं। धातु के सिक्के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इन सिक्कों का आंतरिक मूल्य इनके अंकित मूल्य से अधिक होता है। कागज की मुद्रा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है तथा मांग जमाएं, जिसका तात्पर्य जनता के उस पूंजी से है जो सरकारी बैंकों के बचत खातों में जमा होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बैंक उन्हें लौटा देता है। भारत में यह मुद्रा पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है।
मुद्रा वर्तमान आर्थिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित कारणों से मुद्रा को महत्वपूर्ण माना जा सकता है: बाजार व्यवस्था की धुरी, आर्थिक विकास का मापक, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता। अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक धुरी के समान कार्य करती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही समस्त लेन देन किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय का सरल माध्यम है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति व विकास को भी मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके उस देश के विकास को मुद्रा द्वारा बढ़ाया जा सकता है। साथ में लोगों की बचत मुद्रा के रूप में संग्रह करके बैंकों में जमा की जाती है, जो भविष्य में निवेश का आधार बनती है। मुद्रा के माध्यम से ही देश में अलग अलग स्तर को मापा जा सकता है तथा किसी कार्य में विशिष्टीकरण करके उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को ही अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मुद्रा के द्वारा संभव हुई है। अब हम विमुद्रीकरण की तरफ चलते हैं। पुरानी मुद्रा की वैधानिकता समाप्त कर नई मुद्रा जारी करना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से देश का केंद्रीय बैंक काले धन अथवा नकली नोटों को चलन से बाहर करता है, जिससे नकली करेंसी स्वतः ही नष्ट हो जाती है। नवंबर 2016 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। प्यारे बच्चों, मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी स्वामिनी भी है। इसीलिए इच्छाओं पर नियंत्रण व अति आवश्यक कार्यों के लिए ही ऋण लेकर देश के आर्थिक विकास में भागीदार बनना चाहिए। धन्यवाद। वस्तु विनिमय प्रणाली को हमने जाना और वस्तु विनिमय में जो कठिनाई होती है उसे भी जाना। हमने मुद्रा की परिभाषा को भी जाना और क्रय शक्ति को भी जाना। बच्चों, मुद्रा के माध्यम से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो? अच्छा बताओ, मैंने एक जमीन बेचकर उस मुद्रा को कहीं और इस्तेमाल किया तो इसे मुद्रा का कौन सा रूप कहेंगे? हाँ, तरल रूप। हाँ बच्चों, तो अब आप इस पाठ को जरूर पढ़ना, क्योंकि सबसे अच्छे से तभी समझ में आएगा। बच्चों, मुझे आपके साथ पढ़ने में बहुत मजा आया। उम्मीद है आपको भी उतना ही मजा आया होगा। आपने जो भी सवाल लिखे हैं उन्हें स्कूल खुलने पर टीचर से जरूर पूछना।